हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए भी पूरी तरह तैयार होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो भाग 2 में 2 बैलों की कथा पढ़ेंगे, समझेंगे एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और 2 बैलों की कहानी में अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, बेवकूफ़ समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता यानी सुरक्षित सहनशीलता ने उसे यह पदवी दे दी है। वह अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सहनशील है और उसके इस सीधेपन ने उसे गधे की पदवी दे दी है। इस कह नहीं सकते इसका सीधेपन की वजह से कहा जाता है या स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए जो व्यवहार करता है उसके लिए कहा गया है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। ब्याई हुई जो गाय बच्चे को जन्म देती है वह गाय सिंहनी के समान निडर होती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी, अर्थात वह कभी उदास नहीं होता। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कुलेल यानी किल्लोल करते हुए, खेलते हुए। बैसाख के महीने में कभी कभी वो हंसता खेलता दिखाई देता है और नहीं तो वो कभी खुश दिखाई नहीं देता। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद यानी दुख, उदासी छाई रहती है। दुख सुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। तो ऋषियों मुनियों में जो सादगी होती है वो सारी की सारी सादगी गधे में पाई जाती है, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। किंतु सादगी के कारण उसे संत, उसे महात्मा, उसे श्रेष्ठ न कहकर उसे गधा कहता है, उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना आदर कहीं नहीं देखा गया। कोई सद्गुणों का अनादर करता है? नहीं, आदर करने की जगह अनादर देखा गया उसमें। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं, तो ऐसा लगता है कि शायद सीधापन संसार में उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। लेखक का कहना है कि सीधापन संसार के लिए ठीक नहीं है। भारतीय सीधे सच्चे हैं, इसलिए उनका बार बार अपमान हुआ है। यदि हम लोग भी सीधे ईंट का जवाब पत्थर से देते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। उदाहरण के लिए जापान का उदाहरण है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया।
जापान ने जो एक विजय प्राप्त करी उसमें उसने सभ्य जातियों में यानी विकसित देशों में अपनी में सम्मान पा लिया, विकसित कहलाने लगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी के सीधेपन को देख के उसे गधा कहते हैं या बेवकूफ़ को गधा कह देते हैं, ठीक इसी तरह बैल को लोग बछिया का ताऊ भी कहते हैं। बछिया सीधी सादी होती है और उसके ताऊ जी और भी सीधे सादे, है ना, इसलिए बैल को बछिया का ताऊ कहते हैं। कुछ लोग, हाँ बच्चों, लेखक इसमें अभी ईंट का जवाब पत्थर से देना आया था, तो ये मुहावरा है। मुहावरे का लेखक ने जगह जगह प्रयोग किया है। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कड़ा मुकाबला करना, ठीक है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। उसके कई ऐसे व्यवहार होते हैं जिससे वह असंतोष दिखाता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। जो झूरी काछी था, साग सब्जी का बगीचा लगाने वाला जो झूरी किसान था, उसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, एक विशेष प्रकार की जाति के बैल थे। दोनों देखने में सुंदर, चौकन्ने, ऊंचे पूरे, हष्ट पुष्ट आदि। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते। दोनों एक साथ रहते और एक साथ उठते, एक साथ बैठते और एक साथ मूक भाषा में यानी चुपचाप एक दूसरे को देखकर विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय करना यानी अपने विचारों का आदान प्रदान, मतलब बातचीत करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, वे कैसे समझ जाते थे हम नहीं बता सकते, परंतु समझते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। दोनों बैल कभी एक दूसरे को चाटते, कभी सूंघते, कभी सींग मिलाते। तो ऐसा क्यों करते? ऐसा प्रेम में और मजाक में। इस तरह दोनों बड़े आत्मीयता के भाव से घनिष्ठता, दोस्तों में घनिष्ठता जो होती है, जो दोस्तों में धोल धप्पा आदि होता है, उस व्यवहार को करते हुए रह रहे थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी है। दोस्तों में धोल धप्पा ना हो तो दोस्ती कैसी होती है? फुसफुसी हो जाती है, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जहाँ घनिष्ठता होती है वे एक दूसरे को मार भी देते हैं और एक दूसरे से को डांटते भी हैं, रोकते भी हैं और समझाते भी हैं। तो जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी
की इच्छा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, यानी दोनों बड़े प्रेम के साथ जीवन जी रहे थे। संयोग की बात झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों की कोई क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा न लगा। क्या हुआ, एक बार झूरी किसान ने उनकी जोड़ी को अपने ससुराल भेज दिया तो उन्हें अपने मालिक के द्वारा इस तरह बेचा जाना या भेजा जाना अच्छा नहीं लगा। कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आना भी मुहावरा है। दांतों पसीना आना यानी कठिन कार्य करना, कठिनाई आना। तो दोनों जब गोई को दोनों बैलों को झूरी के साले गया जब अपने घर ले गया तो उसे दांतों पसीना आ गया। उसको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। हमने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं की। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? इस जालिम यानी गया जो उन्हें मार मार कर ले जा रहा था, इसके हाथ क्यों बेचा? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो नांद यानी जिसमें चारा खिलाया जाता है, खली भूसी चारा आदि गाय बैलों को खिलाया जाता है, उस नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। दिल बहुत दुखी था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। सब पराया सा लग रहा था। घर, गांव, आदमी, हर चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, पराई लग रही थी। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, भूखे ही लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए। पगहे यानी जो उनके गले में मोटी रस्सी डली थी, उस रस्सी को उन्होंने तुड़ा डाली और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में ही रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। दोनों की आंखों में बड़ी विद्रोह था अपने मालिक के प्रति कि हमें तुमने क्यों बेचा, हमें तुमने यहाँ से क्यों भगाया, क्यों भेजा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, लेकिन उनका जो मालिक था झूरी, जब उन्होंने बैलों को देखा और उनकी आँखों को देखा तो वह स्नेह से गदगद हो गया। उसके अंदर वात्सल्य भाव उमड़ आया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया,
प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। दौड़कर उन्हें गले लगाया कि ये दोनों वहाँ से भागकर पगहे तुड़ाकर आ गए हैं। तो वह उनका जो मालिक था वो खुश हो गया और प्रेम से गले लगा लिया और खूब चूमने लगा। उनका बैलों और झूरी, उसके मालिक झूरी का प्रेम का जो दृश्य था वो बड़ा सबके मन के दुख को हर लेने वाला था, खुश कर देने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होते हुए पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व तो न थी, यानी ऐसी घटना कई बार हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। सच बात भी थी, इतना प्रेम तो किसी पिछले जन्म के साथियों में ही हो सकता है। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? झूरी जो था अपने बैलों के प्रति यह आरोप, यह बुराई, बैलों की यह बुराई सहन न कर सका और बोला, नमक हराम नहीं है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, इसलिए आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। हाँ, एक तुम ही हो जो खिलाते हो, बाकी तो कुछ खिलाते पिलाते ही नहीं है। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी खाने, चाहे मरे चाहे जिए। जो स्त्री थी वो चिढ़ गई, बोली, न हाँ, तुम हो जो बुद्धुओं की तरह सहलाते हो, सब बस खिलाते हैं तो काम भी लेते हैं। अब मैं इन कामचोरों को देखती हूँ कहाँ से खाने मिलता है। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। मजदूर को कड़े निर्देश दे दिए गए कि बैलों को खाली भूसा, सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो झूरी बैलों को देखा झूरी ने तो समझ गया। तो उसने मज़दूरों से कहा, थोड़ी खली डाल दो, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल। तो उसने कहा, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अभी तो कह रहे हो चुरा कर डाला, और जब मालकिन डांटेगी तो तुम भी उनके समान डांटने लगोगे। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, अब हम अगले वीडियो में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। थैंक यू।